देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सदियों पुरानी एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहा हूं जो मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी, जिसे सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। ये एक ऐसी घटना है जिसको सुनने के बाद शायद आज से आप भी भूत प्रेत पर विश्वास करने लग जाओगे। तो आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनेगा। तो आइए जानते आखिर मेरे दादाजी के गांव में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद दादाजी को भूत प्रेत पर ना केवल विश्वास ही हुआ है बल्कि वो इनके नाम से ही डरने लगे थे। तो ये सदियों पुरानी बात है जब लोगों के अंदर फ़ोन जैसी चीज़ों की कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। लोग किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले काफ़ी ज़्यादा उसे घूरते थे या फिर यूँ कहें कि उस चीज़ को संवारते थे। मेरे दादाजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब उन्होंने एक नया स्कूटर खरीदा था। गांव के अंदर उस स्कूटर का इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया कि कोई सोच भी नहीं सकता। आज के ज़माने में जहां पर स्कूटर का होना एक आम बात है, तो उस ज़माने में गांव के अंदर किसी एक आदमी का स्कूटर खरीद लेना है काफ़ी बड़ी बात होती थी। गांव के लोग उस आदमी को काफ़ी ज़्यादा अमीर मानते थे। खैर आजकल तो सभी के घरों में गाड़ियाँ होती रहती हैं तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आपको बता दूं कि मेरे दादाजी एक आर्मी ऑफिसर थे और उनका माइंड भी काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा था, तो वो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते थे। लेकिन जैसे वो आर्मी से रिटायर हो गए तो उसके बाद महीनों की उनकी एक अच्छी तनख्वाह आती थी और उसी तनख्वाह में से कुछ पैसे बचाकर उन्होंने एक नया काम शुरू किया था। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था कि आने वाला पल जिंदगी का सबसे डरावना सबक बन जाएगा। तो दोस्तों, आगे की कहानी में आपको अपने दादाजी के पॉइंट से सुनाऊंगा। हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन हमारे गांव में एक सभा मणि का आयोजन रखा हुआ था, जिस वजह से सभी लोग सभा के अंदर बिजी थे और इधर मैं भी अपने काम में लगा हुआ था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मुझे भी उस आयोजन में इनवाइट किया गया है, तो मुझे भी वहां पर ज़रूर जाना चाहिए। अब गांव के अंदर सभा मणि का माहौल था तो जाना तो बनता था। उसके बाद मैं भी पूरी तरह से तैयार होकर समारोह के लिए निकल गया। उसके बाद मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे से सजाकर आयोजन को तैयार किया गया था। वैसे तो ये सभा मणि का आयोजन हमारे विपक्षी पार्टी के अंदर किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जाना तो बनता था। उन्होंने इनवाइट जो किया था। फिर उसके बाद जैसे मैं सभा मणि में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे पुराने दोस्त भी आ गए थे और उनसे मुलाकात करके मुझे अच्छा लगा। वहाँ पर काफ़ी अच्छे से बातचीत करने के बाद अब वक्त हो चला था वापस से घर पर जाने का। उसके बाद जैसे मैं उनके घर से निकला तो बीच में वहाँ पर कुछ लोगों के बीच में लड़ाई हो गई और उसी लड़ाई के चक्कर में वो इतनी बुरी तरीके से आपस में गुत्थे हो गए कि धीरे धीरे हाथ पैर टूटने की बात आन पड़ी। इसी बीच मैंने भी बीच बचाव किया और उन लोगों को समझाने लगा, लेकिन वो तो साले उल्टा मेरे ऊपर ही चढ़ने लगे। उसके बाद किसी तरह से मैं उस भीड़ से बच कर वापस से अपने घर लौट आया। लेकिन आज की इस घटना ने मुझे इतना समझा दिया था कि बीच में लड़ते हुए लोगों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। क्या पता कब मुसीबत मोल आ जाए, क्योंकि मैंने भी एक दो चांटा एक आदमी को जड़ दिया था। फिर वो आदमी मेरे ऊपर अब गुस्से से तिल मिलाकर उठा। ऐसा लग रहा था कि अब वो मुझे मारने वाला है। लेकिन मैं भी एक आर्मी ऑफिसर था तो मुझे भी किसी चीज़ का डर नहीं था, बल्कि मैं तो लड़ने के लिए पहले से उत्साहित हो रहा था कि चलो काफ़ी दिनों के बाद मुझे कोई अपने जैसा एक ताकतवर बंदा मिलेगा, क्योंकि उस बंदे के पास भी काफ़ी अच्छी जान पहचान थी और उस वक्त लोगों के पास फ़ोन जैसी चीज़ों की सुविधा तो नहीं होती थी। लेकिन इसके बाद भी हमारे बीच कुछ संपर्क होते रहे, जिससे वो आदमी मुझे काफ़ी बार धमकी देता था और मुझे मारने की बात करता रहता था। मुझे उसकी बातों पर काफ़ी ज़्यादा हंसी आती थी, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खैर अब जो होना था वो तो हो चुका था, मुझे आगे की चीज़ों पर ध्यान देना था। हालांकि अफसोस तो मुझे भी था कि मैंने उस आदमी के साथ गलत किया और उसे एक गलती में आकर एक दो थप्पड़ जड़ दिए थे। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी से माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन मुझे इतना मौका नहीं मिला, क्योंकि अब उस आदमी का कोई अता पता नहीं था कि वो आदमी कहाँ रहता है। तभी मैंने सोचा कि चलो अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे क्या पता था कि यह एक छोटी सी लड़ाई मेरी ज़िंदगी के लिए एक कयामत बन जाएगी, क्योंकि उसके कुछ दिन बीत जाने के बाद ही मुझे एक चिट्ठी मिली और उस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ था कि मुझे किसी अर्जेंट काम के लिए फतेहनगर जाना है। फतेहनगर की दूरी यहाँ से कुछ ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना था।
फिर मैंने सोचा कि मेरे पास नया स्कूटर है तो अपना स्कूटर लेके ही चलूँगा, और इन दोनों में स्कूटर को चलाना सीख ही रहा था और मैं पूरी तरह से ड्राइवर भी नहीं था जो उस स्कूटर को बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाकर कंट्रोल कर सकूं। फिर मैंने सोचा कि चलो आज तो हम फतेहनगर के लिए निकल ही जाते हैं। अब मुझे एक मौका मिला था वहाँ पर जाने का। फिर उसके बाद शाम के 5 बजे के करीब मैं निकल गया, क्योंकि मुझे पहले ही बता दिया गया था कि मुझे रात में इस समारोह को ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद मैं फतेहनगर के लिए निकल पड़ा। मेरे पास मेरा स्कूटर था और मेरे पास कोई और मेरा दोस्त भी नहीं था। मुझे अकेले वहाँ के लिए जाना था, तो मैं चुपचाप बिंदास होकर वहाँ के लिए निकल पड़ा। मैंने अपने एक दोस्त घनश्याम को वहाँ पर जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन वहाँ के लोग फतेहनगर गांव से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते थे। उनके लिए तो वो गांव बहुत ज़्यादा भूतिया है। लेकिन मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैं काफ़ी जल्दी मान गया। और ऊपर से मुझे थोड़ी हीरोपंती दिखाने की भी आदत थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज तो चलकर देख ही लेते हैं। मैं बेखौफ होकर उस गांव के लिए निकल पड़ा। गांव के अंदर जाते ही मैंने देखा कि रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान था और चारों तरफ पत्थर कंकड़ की सड़क बनी हुई थी, क्योंकि उन दोनों इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं था, जिस वजह से कच्ची सड़क होती थी और उन्हीं कच्ची सड़क के ऊपर स्कूटर को चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता था। वैसे तो स्कूटर से पहले फ़ोन का आविष्कार हुआ था, लेकिन ऐसी चीज़ों के बारे में हमें ज्ञात नहीं था, तो हम ऐसी चीज़ों को परचेस नहीं करते थे। फिर उसके बाद फतेहनगर के लिए मैं पहुंच गया। जब मैं उस गांव के अंदर पहुंचा तो मुझे पता चला कि गांव के अंदर किसी भी समारोह का आयोजन नहीं किया गया है, और ये जानकर तो मैं पूरा हैरान रह गया, क्योंकि जो मुझे कार्ड मिला था उसके अंदर तो लिखा गया था कि इस तारीख को शाम के लगभग 10 बजे के आसपास एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। मैं अपना माथा पकड़कर वहीं पे चुपचाप से बैठ गया था कि तभी मुझे ढोल नगाड़ों की एक आवाज़ सुनाई देने लगी। इस आवाज़ को सुनकर मेरे कान खड़े हो गए और मुझे लगा कि शायद ये आदमी झूठ बोल रहा है। फिर मैं उस आदमी को एकटक देखने लगा जिस आदमी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर कोई समारोह था। मैं उसकी ओर देखकर बोला, अरे भाई साहब, तुमको झूठ बोलकर क्या मिलता है? मैंने इतना कहा ही था कि उस आदमी ने कहा, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, अब आगे जो होगा वो आप खुद देख लेना। और इतना कहने के बाद वो आदमी मेरे ओर देखकर वहाँ से चला गया। मुझे उस आदमी की करतूत थोड़ी समझ में नहीं आई कि आखिर वो आदमी कहना क्या चाहता है। पहले तो मैं उस आदमी के पीछे पीछे गया और उसे आवाज़ देने लगा, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उसके बाद वहाँ से निकल गया। बाद में मुझे लगा कि इस आदमी को कोई दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है, तभी इसने मुझे उल्टा सीधा कह दिया है। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी की बातों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और ना ही उसका पीछा किया। मैं उसके बाद तुरंत उस ढोल और नगाड़े की आवाज़ की तरफ चला गया और मुझे लगा कि शायद उसी तरफ समारोह का आयोजन किया गया है, तो मुझे उसी की तरफ चलना चाहिए। फिर उसके बाद मैं जैसे उन ढोल नगाड़ों की उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो उस आवाज़ के पीछे पीछे जा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो आवाज़ मुझसे आगे जाती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं इस आवाज़ का पीछा कर रहा हूँ। कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ लोग नज़र आने लगे और उसके बाद मैं उन्हीं लोगों की तरफ तेज़ी से बढ़ा। और उसके बाद जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने एक आदमी से पूछ ही लिया, अरे भैया जी, ये समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? जैसे ही उन्होंने इतना सुना तो वो मेरी तरफ आँख उठाकर देखते बोला, हमारे साथ हो जाओ, हम तुम्हें समारोह के अंदर ले जाएंगे। इतना कहते ही मैं उनके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन वो सारे लोग काफ़ी अजीब से लग रहे थे। वहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो नृत्य का आनंद ले सके। पता नहीं ऐसा क्यों चल रहा था कि फिर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है जो ढोल नगाड़ों को बजाया जा रहा है? इसी बात को पूछने के लिए मैं एक आदमी के सामने ये सब बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो आदमी मुझे अजीब से लग रहे थे। उन सभी की गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई थी। उन्होंने मुझे एक बार भी ठीक से नहीं देखा और उन सभी का व्यवहार भी बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं लग रहे थे। मुझे लगा कि शायद इन सब का बिहेव ऐसे ही अजीब होगा। फिर उसके बाद मैं ज़्यादा जानने की कोशिश ना करते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़ा। पता नहीं क्यों वो लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे, क्योंकि अब एक ऐसी जगह आ गई थी जहाँ चारों तरफ सिर्फ सुनसान इलाका था और उसके अलावा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो लोग मुझे किसी शमशान घाट या कब्रिस्तान में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ खामोशी के अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था।
अब धीरे धीरे उन ढोल नगाड़ों की आवाज़ आना भी बंद हो गई थी। उन्होंने ढोल और नगाड़ों को बजाना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि हम सभी अब उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां हमें पहुंचना था। अभी मैं वहीं पर खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था कि तभी उन सभी लोगों ने अपने साथियों का हाथ पकड़ लिया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर मेरे चारों तरफ एक बड़ा सा घेरा बनाने लगे और उसके बाद वहां पर नाचने गाने लगे। मुझे उन सभी की हरकत काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। मैं उनके सामने आंख उठाते हुए बोला, तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तभी उनमें से एक आदमी बड़ी ही भयानक आवाज़ में बोला, हम सब तुम्हारी मौत हैं। और फिर उसकी गर्दन लगातार पीछे और आगे की तरफ घूमने लगी। उसकी गर्दन किसी पंखे की तरह घूम रही थी और अब तो मैं पूरी तरह से समझ गया था कि यह एक भूतों का झुंड है और जहाँ पर मुझे फंसाने की एक साजिश रची गई है और इसके पीछे उसी आदमी का हाथ होगा जिस आदमी के साथ मैंने गलती से मुठभेड़ किया था। फिर उसके बाद मैंने भी सोचा कि चलो आज यहाँ से जिंदा बचकर निकलना ही होगा और मुझे अपने आप पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि मैं उन भूतों को अपने सामने, उन भूतों को भी कुछ भी नहीं समझ रहा था। उस वक्त मैंने धूम दबाकर भागना ही ठीक समझा, लेकिन जैसे मैं उनके घेरे को तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा तो अचानक ही मुझे बिजली की तरह एक जोरदार झटका लगा और फिर मैं उछलकर एकदम से नीचे गिर पड़ा। ये झटका इतना ज़्यादा जोर का था कि मेरा पूरा शरीर हिल गया था। पूरे शरीर के अंदर बिजली की भांति करंट दौड़ने लगा। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। मैं उसी जगह पर बैठा रहा और वो सारे लोग अभी भी मेरे चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सभी मेरी जान के पीछे पड़े हैं और बहुत ही जल्द मैं अपनी आखिरी सांसों को गिनने वाला हूँ। यही सब सोचकर तो मेरा माथा खराब हो गया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, अब तुम्हें हमारे साथ चलना है और अगर तुमने एक कदम भी पीछे हटाने की कोशिश की तो तुम्हारे शरीर का कचूमर यहीं निकाल दिया जाएगा। और ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये सब लोग मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं और ये सभी भूत प्रेत मेरे साथ क्या करने वाले हैं। मैं तो बस चुपचाप उनके पीछे पीछे चल सकता था। मेरे आगे और पीछे सिर्फ वो भूत ही नजर आ रहे थे जो मुझे कभी भी मार सकते थे। उस वक्त मेरी जान उन्हीं के हाथ में थी। तभी मुझे सामने की ओर से किसी गाड़ी की तेज रोशनी नजर आई और जैसे वो चमकीली रोशनी हमारी तरफ आई तो मैंने तो अपनी आंखें बंद नहीं की, लेकिन उस रोशनी के कारण उन सभी की आंखें चमकने लगी और वो सभी जोर जोर से अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहे थे। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा दर्दनाक थी कि मुझे इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो सभी भूत उस रोशनी को देखते एकदम से तड़पने क्यों लगे हैं। मुझे लग रहा था कि शायद उनकी आंख बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इसलिए वो सभी उस रोशनी को देखते हुए एकदम से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिए थे। और कहीं ना कहीं ये बात भी मेरे दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो गई थी कि ये सब रोशनी को अपनी कमज़ोरी मानते हैं और इनकी कमज़ोरी एकमात्र चीज़ है, वो है तेज़ रोशनी। और मुझे किसी भी तरह रोशनी का जुगाड़ करना होगा और इन भयानक प्रेत से बचकर यहाँ से निकलना होगा। कहीं ना कहीं मैं इतना तो जान गया था कि प्रेतों से बचने के लिए एक रोशनी का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अब ये बात और भी खटकने लगी थी कि आखिर मैं रोशनी का जुगाड़ कैसे कर लूँगा। यहाँ तो आजू बाजू में कोई भी घर नहीं है और इसी बीच मेरे मन में ख्याल आया कि जैसे आदिवासी जनजाति के लोग पत्थर से आग जलाते थे, क्या उसी तरह मैं भी जला सकता हूँ। बहुत देर तक तो मेरा दिमाग इसी बात में चलता रहा कि आखिर मैं आग कैसे जलाऊं, क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई पत्थर भी नज़र नहीं आ रहा था। और इसी बीच वो लोग मुझे लेकर एक बहुत लंबी और बड़ी सी फैक्ट्री के पास पहुँचे। उस फैक्ट्री को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस फैक्ट्री को खाली पड़े काफ़ी साल हो गए हैं। मकड़ी के जाले और धूल से सनी हुई दीवार को देखकर ये साफ साफ लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल फैक्ट्री नहीं है, बल्कि इस जगह को खाली हुए कई साल बीत गए हैं। फिर बाद में मैं इधर उधर देखने लगा। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक ही मुझे पीछे की ओर से एक बहुत ही ज़ोरदार धक्का लगा और धक्का लगने के कारण मैं सामने ज़मीन पर गिर पड़ा। इतनी तेज़ी से गिरा था कि मेरा मुंह सीधा ज़मीन के अंदर भर गया और मेरे मुंह के अंदर मिट्टी चली गई। मुझे ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगी और फिर मैं खांसते हुए दर्द से तड़पने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरा पूरा का पूरा शरीर टूट गया है। मुझे अपने शरीर के अंदर अब अजीब सी बेचैनी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे उल्टी होने वाली है। उसके बाद मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे वहाँ कोई भी नज़र ही नहीं आया। मैं किसी तरह अपने शरीर को संभालते हुए डगमगाते हुए अपनी जगह से उठा और उसके बाद जैसे ही मैंने उस फैक्ट्री के दरवाजे की तरफ पलट कर देखा तो मुझे वहाँ पर भी कोई नज़र ही नहीं आया।
मुझे लगा कि यही सही मौका है, अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। और यही सोचकर मैं फैक्ट्री के उस दरवाजे के पास गया तो मुझे एक बार फिर वहीं एक बहुत ज़ोरदार झटका लगा। झटका इतना ज़ोर का था कि मैं उछलकर एकदम से नीचे गिर पड़ा और इस बार मैं उस फैक्ट्री की दीवार से टकराया था तो मेरे सर के अंदर से भी ब्लड आने लगा। मेरे सर के अंदर से खून इतनी तेज़ी से निकल रहा था कि मैं सर को संभाल ही नहीं पाया। मेरे सर के अंदर से खून तो बहुत तेज़ी से निकल रहा था लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। अब तो मुझे समझ में आ गया था कि किसी भी इंसान को अपने से छोटा या फिर कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कभी कभी दुश्मन ताकत से ज़्यादा दिमाग से काम लेता है तो हम बहुत ही बुरी तरह फंस जाते हैं। सीख तो मुझे मिल गई थी लेकिन अब अपनी ज़िंदगी बचानी थी और उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना था, क्योंकि इन भूत प्रेत से बचकर निकलना इतना आसान कहाँ होता है। कोशिश करते हुए मैं फिर से उठने लगा। फिर मैंने सोचा कि अगर प्रेतों की एक कमज़ोरी उनकी रोशनी है तो कहीं इस दीवार को तोड़ने का भी नतीजा रोशनी ही ना निकल जाए। मैंने सोचा कि एक बार रोशनी जलानी तो बनती है। फिर एक बार मैं कोशिश करते हुए अपने आजू बाजू में भटकने लगा लेकिन मुझे रोशनी जलाने का कोई भी माध्यम नज़र नहीं आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रोशनी मैं कैसे जलाऊं। पहले तो मैंने सोचा था कि पत्थरों की सहायता लेकर मैं रोशनी जला लूँगा, लेकिन अब तो यहाँ पत्थर भी नहीं थे जिनकी मदद पाकर मैं रोशनी को जला सकूं। इसी बीच मेरी नज़र एक लाल रंग के कपड़े पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो लाल कलर का कपड़ा काफ़ी देर से वहीं पर पड़ा हुआ था और उस कपड़े को देखकर मेरा खुरापाती दिमाग काम करने लगा। कपड़े के अलावा वहाँ पर एक हथौड़ी फैक्ट्री की दीवार के अंदर धसी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मैं उस हथौड़ी को निकालकर किसी भी तरह से आग को जला पाने में सक्षम हो जाऊंगा। मुझे खुद पर विश्वास था तो मैं इस काम को कर सकता था और मैं इतना भी जानता था कि आधी रात होने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन शैतानों ने मुझे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आधी रात होने के बाद तुम्हारे शरीर को अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस बात ने मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था। इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इस बड़ी और काफ़ी ज़्यादा पुरानी फैक्ट्री से बाहर निकलने की फिराक में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि साला मैं करूं तो करूं क्या। फिर उसके बाद मैं उस लोहे की हथौड़ी को निकालने के लिए उसके पास पहुंचा और जैसे मैंने उस हथौड़ी को हाथ लगाया तो वहाँ पर एक अजीब सी ध्वनि आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ कोई इमरजेंसी हॉर्न बज रहा है और ये हॉर्न इतना ज़्यादा तेज़ था कि मेरे कान में दर्द होने लगा। ये आवाज़ बार बार मेरे कान में गूंज रही थी। कहीं ना कहीं अब मैं कंफर्म हो चुका था कि यहाँ सब कुछ भूत प्रेत के आदेश से ऐसे ही चलता है। लेकिन मैंने किसी तरह उस हथौड़ी को उस दीवार के अंदर से बाहर निकाल दिया। जहाँ मुझे लगा था कि यह हथौड़ी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के बाद दीवार से निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा हुआ। वो हथौड़ी तो बहुत ही आसानी से उस दीवार के अंदर से बाहर निकल गई। बस अब मेरा भी एक ही मकसद था, किसी भी तरह आग को जला लेना। फिर उसके बाद मैं लगातार 10 से 20 मिनट के बीच बहुत ज़्यादा कोशिश करता रहा और कोशिश करने वालों की कहाँ हार होती है। अंत में जाते जाते थक हार कर मैंने एक आग की छोटी सी पतंगी जला ली और उस पतंगी से मैंने एक दो मसाल का निर्माण कर दिया। इस बार मैंने आग जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आग भी अब काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी और उसके साथ ही अचानक ही वहाँ पर जोर जोर की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर कोई चोर घुस जाता है। वैसे इस आग के जलते वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन आवाज़ों का इतना ज़्यादा खौफ था कि मेरे कान में दर्द होने लगा था। मेरा पूरा शरीर डर के मारे थर थर काँप रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और उस आग की मशाल को लेकर बहुत चुपके आगे बढ़ने लगा। हिम्मत करके मैं किसी तरह से उस फैक्ट्री के दरवाजे के पास पहुंचा और इस बार मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। अगर मुझे करंट का ज़ोरदार झटका लगा तो मैं पक्का मरने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको उस दरवाजे के सामने मसाल को आगे किया, उसके बाद मौका मिलते ही मैं तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। लेकिन मेरे पीछे पीछे मुझे किसी के कदमों की आवाज़ें आ रही थी जो काफ़ी दूर से पीछा कर रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने उस आवाज़ के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और डरते कांपते किसी तरह मैं गांव तक पहुंच गया। गांव में मेरा स्कूटर मैंने एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया था, तो मैं अपने स्कूटर को लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल गया। जब मैं अपने गाँव में पहुँचा तब तक मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं पूरा का पूरा खून से भीग चुका था। तभी मैं सीधा चिकित्सक के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताने लगा। जैसे मैंने उसके सामने सारी बात का वर्णन किया तो उसने बताया कि उस गांव के अंदर ऐसी घटनाओं का होना एक आम बात है।
लेकिन फिर उसने बताया कि मैंने इस तरह की घटना का सामना करके हमारे पूरे के पूरे गांव को संकट में डाल दिया है। मुझे उसकी बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर उसने बताया कि जिस जगह का तुमने दरवाज़ा तोड़ा है उसके अंदर कई आत्माओं को कैद किया गया है और उन आत्माओं की जन्मभूमि हमारा ही गांव है। यह सुनकर मैं और भी ज़्यादा सहम गया था और उन दोनों मैं तो अपने घर लौटा। लेकिन उसके बाद हमारे गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी की लाश मिलती तो कभी किसी का कटा फटा शरीर। अब गांव में दहशत इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि शाम के 6 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था और ये सभी चीज़ें मुझे हैरान करके रख देती थी। उसके तुरंत बाद मैं उस गांव को छोड़ने पर मजबूर हो गया और फिर कुछ ही चंद दिनों में मैंने उस गांव को अलविदा कह दिया। धीरे धीरे वो गांव पूरी तरह से साफ हो गया। वहां पर रहने वाले लोग अब उस गांव को अलविदा कहने लगे थे। दोस्तों, वो गांव किसी खंडर में तब्दील हो गया था और ये सारी की सारी गलती मेरे दादाजी की थी। अब इस घटना में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो मैं भी नहीं जानता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।